हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अगर आपको याद हो तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वहां पर सार्क कंट्रीज या फिर सार्क कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनविटेशन दिया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सार्क कितना इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है और आज के डेट में सार्क का अपडेट क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, उससे रिलेटेड ए टू जेड सभी चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत है आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर कोर्सेस, बाकी के कोर्सेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस्टैब्लिशमेंट के बारे में देखते हैं। सार्क जो हम एक एक्रोनिम इस्तेमाल करते हैं, दरअसल उसका फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कई लोगों में एक डाउट है कि क्या सर ये नाटो जैसा है। देखिए, नाटो की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो दरअसल एक डिफेंस डील, डिफेंस पैक्ट की तरह वो काम करता है। सार्क उस तरह नहीं है। सार्क जो है वो महज साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन लाने के लिए, यहाँ पर ट्रेड और इकोनॉमी से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये स्ट्राइव करता है। ये किसी भी तरीके का डिफेंस पैक्ट नहीं है। अगर सार्क का पैरेलल मैं आपको एग्जांपल दे सकूं, आप बेस्ट एशियान ले सकते हैं या फिर बिम्स्टेक्स कंट्रीज ले सकते हैं। तो ये सभी जो है वो रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं। तो सार्क का आइडिया सबसे पहले 1980 नवंबर में आया हुआ था और सबसे पहली बार 7 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, खासकर कंसल्टेशंस जो चले गए थे फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन 7 फाउंडिंग कंट्रीज के फॉरेन सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी कोलंबो में, श्रीलंका 1981 अप्रैल में। और वहीं पर हमें सार्क के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस देखने को मिलते हैं। और उसी के चलते हुए ढाका में एक फुल फ्लेज्ड सार्क चार्टर जो है वो साइन किया गया था ऑन 8 दिसंबर 1985, जिसकी वजह से हमने ये सार्क का एस्टेब्लिशमेंट होते देखा हुआ था। तो हर साल हम 8 दिसंबर को सार्क डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान जो था वो पहले मेंबर नहीं था इसका, साथ ही फाउंडिंग मेंबर से, लेकिन 13th एनुअल समिट जो 2005 में हुआ था वहां पर अफगानिस्तान को भी इसमें हिस्सा मिला हुआ था एंड अफगानिस्तान बिकेम द 8th मेंबर ऑफ सार्क। और एज ऑफ नाउ सार्क का हेडक्वार्टर्स जो है या फिर सेक्रेटेरिएट आप कह लें, वो काठमांडू नेपाल में है। और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल्स पर सार्क काम करने की कोशिश करता है। हमने ये तो देखा कि चलो रीजनल कोऑपरेशन के लिए सार्क को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। तो चंद इंपॉर्टेंट से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं सार्क के लिए। तो क्या क्या है वो? रिस्पेक्ट फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, जो कंट्री की सॉवरेनिटी है वो मेंटेन की जाएगी और सभी कंट्रीज इक्वल हैं उनकी सॉवरेनिटी में। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हर कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाएगी। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर स्टेट्स। यहाँ पर बस हम रीजनल कोऑपरेशन के लिए ये ब्लॉग बना रहे हैं, हम एक दूसरे कंट्रीज के बीच, उनके पॉलिटिक्स के बीच मेडल करने के लिए यहाँ पर ये रीजनल कोऑपरेशन नहीं बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि साउथ एशियन रीजन में हम एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट और ग्रोथ को शेयर कर सके, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ नॉलेज वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं, बेहतरीन यहाँ पर हमारे लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। इस तरीके के म्यूचुअल बेनिफिट्स की सोच को लेकर इन प्रिंसिपल्स पर सार्क बनाया गया था। Such cooperation shall not be a substitute for bilateral and multilateral cooperation, but shall complement them. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सार्क के मेंबर होने की वजह से आप इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे कंट्री से बायलैटरल एक्सचेंज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि इंडिया और पाकिस्तान और नेपाल, ये भी सार्क के कंट्रीज हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि अगर पाकिस्तान नेपाल के साथ कोई ट्रेड करना चाहता है तो कंपलसरी इंडिया का परमिशन ले, क्योंकि हम सार्क के मेंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये कहा गया है कि इस तरीके की जो ग्रुपिंग है हमारी, वो एज अ सब्स्टिट्यूट नहीं बट एज अ कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और नेपाल कहीं ना कहीं मिलकर कोई एक ट्रेड डील वगैरह करना चाहते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है सार्क नेशंस के लिए। तो इसके मेंबर्स कौन कौन है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि 8 इसके मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान हैज बीन अ रीसेंट एडिशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यहाँ पर आप मैप पर भी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं इन सभी का। तो दिस इज वन सच रीजन, ये रीजनल ब्लॉक जो है वो बहुत ही क्रूशियल माना जाता है। पूरे साउथ एशियन, कहीं ना कहीं साउथ एशियन के उस कम्युनिटी को, उस रीजन को ये ऑन एंड होल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है।
और हमने चंद अलग अलग नेशंस को ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये चंद ऐसे ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं जो हमारे साथ बाउंड्रीज भी शेयर नहीं करते, लेकिन वो एज ऑब्जर्वर्स जो है यहाँ के मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं, समिट्स वगैरह में भी आ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूएसए। देयर आर 9 ऑब्जर्वर स्टेटस एंड 8 मेंबर्स फॉर द सार्क। कौन से एरियाज में हमारा कोऑपरेशन होगा एज फार एज सार्क इज कंसर्न? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और टूरिज्म में हम मिलकर काम करेंगे। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए हम 8 कंट्रीज जो है वो मिलकर काम करेंगे। एनवायरमेंट, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हम करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक, ट्रेड, फाइनेंस एंड सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनली एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर्स एंड अदर इश्यूज पर भी हम कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ब्रॉडली ये सभी कैटेगरीज में हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्रॉड सा एक अरीना हमने बनाया हुआ है सार्क के कोऑपरेशन के लिए। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हर रीजनल ब्लॉक, जैसे कि हम देखते हैं सार्क हो या एशियान हो या फिर बिम्स्टेक हो या फिर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, नाफ्टा जिसे हम कहते हैं, तो हर किसी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सार्क। तो सार्क नेशंस में जितने भी लोग हैं उन सभी का वेलफेयर हो। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सार्क रीजन। नो डाउट वन ऑफ द वाइब्रेंट इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी इमर्जिंग और वाइब्रेंट इकोनॉमीज हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। एक दूसरे पर हम इतना सेल्फ रिलायंस रखें कि हम साथ ही मिलकर आगे बढ़े और साथ ही मिलकर हम ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखा सके। कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक एस्पेक्ट है कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी रखकर आगे बढ़े। प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन। हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो। ऑफ कोर्स सार्क में जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। तो हम सभी मिलकर जो है और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया में, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न साइड हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो, हम उनके साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फोरम्स। हम एज अ वन यूनिट वन आइडेंटिटी हम खुद को इंटरनेशनल फोरम्स पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चंद ऑब्जेक्टिव्स सार्क के लिए रखे गए थे। चंद प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिए भी बहुत ही क्रूशियल माने जाते हैं। तो सबसे पहला मीटिंग्स ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स। हर 2 साल में एक बार सार्क के समिट्स होते हैं जहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स या फिर हेड ऑफ द स्टेट्स जो कि उन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स हो या फिर प्रेसिडेंट्स हो वहां पर जाते हैं और वहां पर अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, डिस्कशंस होते हैं। अब तक इस तरीके के 18 समिट्स हुए हैं। 19th समिट जो था वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्लॉट किया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ 2016 उरी अटैक जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्टों ने किया हुआ था, तो बिकॉज ऑफ दिस इंडिया बैकड आउट फ्रॉम दैट और बाकी के कंट्रीज ने भी खुद को बैकड आउट किया हुआ था। तो दैट वाज द लास्ट इंस्टेंस जहां पर समिट फुल फ्लेज्ड एक समिट चलने वाला था, लेकिन वो चला नहीं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन सेक्रेटरीज डिस्कशन ओनली सार्क हैड केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये भी बहुत ही क्रूशियल है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सार्क का सेक्रेटेरिएट है जो कि काठमांडू नेपाल में है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल एक होते हैं। बहुत ही क्रूशियल से डिसीजंस इसी सार्क सेक्रेटेरिएट में लिए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी चंद हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अपार्ट फ्रॉम मेनी ऑफ दोज मैंने 4 इंपॉर्टेंट आपको डिस्कशन के लिए यहाँ पर लिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सार्क डेवलपमेंट फंड जो कि भूटान थिम्पू में एस्टेब्लिश किया गया था। तो स्पेसिफिकली हमारे सार्क के जो कोई भी कंट्रीज हैं वहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी बड़ा सा प्रोजेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, वहां पर कोई भी डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो उस फंड से आप मदद मांग सकते हैं। और बाकी के डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए भी जो है कहीं ना कहीं अगर जरूरत हो तो वहां पर भी एप्लीकेशन वो दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि फुल फ्लेज्ड न्यू दिल्ली में, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ये दरअसल हमारी नई दिल्ली में ही है। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में एस्टेब्लिश की गई थी। और ढाका में सारसो जिसे कहते हैं, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ये बांग्लादेश ढाका में एस्टेब्लिश की गई थी। और सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, अगर कोई भी इश्यूज बीच में आ जाए ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड, कोई भी लीगल इश्यूज वगैरह आ जाए, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है हमें इस्लामाबाद पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं सार्क के। और कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत देखते हैं सार्क के कि क्यों सार्क बाकियों से अलग माना जाता है। सबसे पहला 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया का रिप्रेजेंटेशन हमें सार्क कंट्रीज से देखने को मिलता है और 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी यहीं से हमें रिप्रेजेंट करने को मिलता है। ऑफ कोर्स इंडिया खुद सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जाहिर सी बात है द बिग ब्रदर इन द सार्क इज नो डाउट इंडिया। तो 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सार्क कंट्रीज। और कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
रहे हैं, विच इज समवेयर अराउंड 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब तो ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि इंडिया अलोन 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास की इकोनॉमी है। तो इट इज वर्ल्ड्स मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया, जहां पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस जैसे रिवर्स फ्लो होते हैं, पेरिनियल रिवर्स फ्लो होते हैं। तो हम सभी कॉमन ट्रेडिशंस शेयर करते हैं, ड्रेस, फूड, कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट सभी जो है हमें कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस को सिनर्जाइज करने में बहुत ही मदद करते हैं। आप पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, नेपाल जाइए, श्रीलंका जाइए, आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा क्योंकि वहां पर लोग भी एक जैसे दिखते हैं, उनके खाने पीने के तरीके, उनके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, उनके ट्रेडिशंस, कल्चर्स, क्लोथिंग स्टाइल सभी एक जैसे ही दिखते हैं। सो दिस इज व्हाट मेक्स सार्क अ लिटिल मोर डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो हम कॉमन प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर्स, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड्स, लो जीडीपी, पोअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सभी हम सार्क नेशंस में कॉमन देखने को मिलते हैं। तो जब हम सभी मिलकर इन सभी प्रॉब्लम्स पर काम करेंगे तो नो डाउट यहाँ के लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को हम बढ़ा सकते हैं और एक कॉमन एरिया ऑफ डेवलपमेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम कॉमन सोल्यूशंस की ओर मिलकर आगे बढ़ सकें। सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो कई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है सार्क के, अभी हमने जो फंड के बारे में भी बात किया और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा अचीवमेंट्स है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द सार्क इज नो डाउट दैट इज साइनिंग ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा जिसे कहा जाता है, जो कि 2004 में बहुत ही ज्यादा नेगोशिएशंस के बाद साइन किया गया था। दरअसल 1993 में हमने इसी के लाइंस पर सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स बनाए हुए थे, जिसके तौर पर फ्री मूवमेंट हमने देने की कोशिश की हुई थी गुड्स की, और उसके बाद 2004 में साफ्टा हमने साइन किया हुआ था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसकी वजह से पूरे जितने भी 8 सार्क नेशंस हैं वहां पर गुड्स और ट्रेड जो है वो फ्रीली मूव होता है। इकोनॉमिक इन्फ्लक्स बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर होने को हमें देख सकते हैं। And this indeed created a free trade area of 1.6 billion people with the vision of increasing economic cooperation and integration। तो श्रीलंकन प्रोडक्ट आसानी से इंडिया को क्रॉस करके अफगानिस्तान में जाकर बिक सकता है, मॉरिशस का प्रोडक्ट्स इंडिया को क्रॉस करके आसानी से भूटान या फिर नेपाल में जाकर वो बिक सकता है। तो इस तरीके से 1.6 बिलियन पीपल का हमने एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मार्केट बनाया हुआ है। तो इसके चैलेंजेस क्या हैं? अभी हमने देखा, अच्छी बात थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह इन सभी के बारे में हमने बात किया। तो इसके चंद इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, हर 2 साल में एक बार समिट होता है इसका बस, और उसके बाद कोई मेजर हमें समिट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। एज यूजुअल सेक्रेटेरिएट का काम जो है वो अपना काम होता है, लेकिन समिट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो रैदर देन दैट हम एनुअल समिट्स भी कर सकते हैं। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन, हमने ऊपर देखा हुआ था कि कितने कितने कोऑपरेटिव एरियाज हमने रखे हुए थे, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज अंडर द अर्थ, जो कुछ भी हमें सोच सकता था हम उन सभी को हमने कोऑपरेटिव एरियाज का या फिर कोऑपरेटिव ऑफ कोर्स एस्पेक्ट्स का हिस्सा बनाया हुआ था। तो इतने ब्रॉड एरियाज जहां पर होते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकूं, नाफ्टा की हम बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो यहां पर स्पेसिफिकली ये लोग ट्रेड पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सार्क ट्रेड और इकोनॉमी से भी और आगे भी बढ़ना चाहता है। वो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स भी बढ़ाना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह की भी काम भी करना चाहता है, हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ना चाहता है। और तीसरा, साफ्टा इज कन्फाइंड टू गुड्स ओनली। यस, यहाँ से सर्विसेज इंक्लूड किए गए थे, तो दिस इज वन सच बिगेस्ट रीजन व्हाई साफ्टा इज कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल बिट बैकवर्ड व्हेन कंसिडर्ड विद अदर इंपॉर्टेंट पैक्ट्स व्हिच वी हैव साइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो सार्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है वो स्ट्रेन्स इन इंडो पाक रिलेशन। ये दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जो सबसे बड़े हैं सार्क ब्लॉकिंग में, सबसे क्रूशियल इकोनॉमीज भी इन दोनों की है और इन दोनों के बीच ही सबसे बुरे रिलेशंस हैं। तो नो डाउट स्ट्रेन्स इन इंडो पाक रिलेशंस इज द बिगेस्ट मोस्ट चैलेंज फॉर द सार्क। और वे हेड हम किस तरीके से देख सकते हैं, सार्क को हम किस तरीके से अब कंसीव कर सकते हैं, उसकी मदद से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इट नो डाउट वुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। आप सभी बेहतर जानते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, कोलंबो श्रीलंका के पास वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो इस तरह से बांग्लादेश, नेपाल को भी वो अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के लिए सार्क बहुत ही क्रूशियल होगा और सार्क के लिए भी सार्क की तरह बनकर रहना जरूरी होगा, क्योंकि वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और लोन से दूर रह सकते हैं, वो खुद एक दूसरे की मदद करके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी बना सकते हैं। असर्ट साउथ एशियन आइडेंटिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, बिल्कुल हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, हम उसे नो डाउट पूरी दुनिया में इजीली असर्ट कर सकते हैं। हेल्प्स मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। नो डाउट हर एक आध दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं बॉर्डर के पास झड़प होती ही रहती है, तो इस तरीके की झड़प को हम पूरी तरीके से भले ही ना सॉल्व कर पाए, लेकिन कंट्रोल तो हम कर सकते हैं ताकि पीस और स्टेबिलिटी उस रीजन में हो सके।
नेक्स्ट बिग थिंग ऑन लाइंस विद ईयू एंड एशियान, यस, यूरोपियन यूनियन एंड एशियान जैसे जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ग्रुपिंग्स माने जाते हैं, हम उसे भी जो है कहीं ना कहीं सार्क को कम्पीट करवा सकते हैं और सार्क को उस लेवल पर भी पहुंचा सकते हैं। और नो डाउट सार्क के होने की वजह से रीजनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हमें ओवरऑल देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज जो एनवायरमेंटलिज्म है, जो हमें ग्लोबल नॉर्थ में देखने को मिलता है, हम उसे ग्लोबल साउथ में भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता से इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान जैसे नेशंस में भी एनवायरमेंटलिज्म और एनवायरमेंटलिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, कैंपेन्स वगैरह भी चलाए जा रहे हैं। और सबसे आखिर में नो डाउट टुगेदर एंड स्ट्रांग वी स्टैंड टुगेदर, तो जितने भी सार्क के ये जो 8 कंट्रीज हैं जो कि हम सभी मिलकर रहेंगे, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन दुनिया में भी बहुत ही अच्छा होगा और हमारे खुद का डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट फर्दर रीजन्स के साथ हम बाउंड्रीज वगैरह शेयर करते हैं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कहीं ना कहीं सेंट्रल लैंड्स और गल्फ कंट्रीज से भी हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी कि मैं ओवरऑल सार्क के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना जो कि एक ऑब्जर्वर स्टेट भी है, वहां पर भी चाइना और रशिया के साथ भी जो है कहीं ना कहीं हमारे टाइस आसानी से हो सकते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स इंडिया के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी चल रही है, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में भी हमें जाने के लिए बहुत ही मदद कर सकता है सार्क। सो दिस वाज व्हाट यू ऑल हैड टू नो अबाउट द सार्क। तो इससे रिलेटेड थोड़े बहुत एमसीक्यूज या फिर रिव्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सदर्न एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन या सदर्न एशियाटिक एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम सार्क। सेकंड मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क के 8 मेंबर्स में से एक मेंबर नहीं है, भूटान, इंडिया, थाईलैंड या मालदीव्स। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एक्चुअली थाईलैंड। थाईलैंड सार्क का मेंबर नेशन नहीं है, सिर्फ 8 ही है, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। SARC was established in which year? 1980, 1985, 1990 या 1995? And the correct answer here is actually 1985 is the correct answer for this. 1985 में सार्क को एस्टैब्लिश किया गया था। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहां पर हमने एस्टैब्लिश की हुई है? न्यू दिल्ली, ढाका, काठमांडू या इस्लामाबाद? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हमने एस्टैब्लिश की हुई थी। सार्क का सेक्रेटेरिएट कहां पर है, जहां पर सेक्रेटरी जनरल होते हैं? न्यू दिल्ली, ढाका, काठमांडू या इस्लामाबाद? एंड द करेक्ट आंसर इज काठमांडू, नेपाल। आप यहां पर इमेज भी देख सकते हैं। सार्क के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? ईसाला वीरकुन, अमजद हुसैन, अर्जुन बहादुर थापा या अहमद सलीम? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली ए, ईसाला वीरकुन। ये एक श्रीलंकन डिप्लोमेट है बच्चों, तो एज ऑफ नाउ उन्हें करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क बनाया गया है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन थे? अबुल अहसन, कांत किशोर भार्गवा, इब्राहिम हुसैन जाकी या यादव कांत सिलवाल? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली अबुल अहसन। तो बांग्लादेशी एक डिप्लोमेट थे, तो उन्हें सबसे पहली बार सार्क का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एन ऑब्जर्वर ऑफ सार्क? सार्क के 9 ऑब्जर्वर्स हैं, तो एक कौन नहीं है? ईरान, चाइना, यूएसए एंड कनाडा। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली कनाडा इज नॉट एन ऑब्जर्वर ऑफ सार्क। यहाँ पर आप 9 कंट्रीज देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएसए। कनाडा उसमें से नहीं है। सैफ्टा कब साइन किया गया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ सार्क, 2000, 2004, 2008 एंड 2010। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 2004 में सैफ्टा साइन किया गया था। और 19th सार्क समिट 2016 वाज टू बी हेल्ड एट, मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि 18 समिट्स हुए हैं, 19th समिट होने वाला था, लेकिन इंडिया ने बिकॉज ऑफ उरी अटैक खुद को पुल किया हुआ था 2016 में जो हुआ था। बाद में उसके जो है कहीं ना कहीं बाकी के कंट्रीज ने भी खुद को पुल आउट किया हुआ था। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। सो बिफोर एंडिंग अप द वीडियो अगेन लेट मी टेल यू कि एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लैश कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। सो दीज आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड। एक बार जाकर चेकआउट कीजिएगा। वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।